मोर पावरफुल देन SIP, समथिंग नोन एज SWP। ये आपने एक रील में कहा था और वो रील बहुत वायरल हुई थी। SWP इज वेरी 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 पावरफुल। इससे आप अपना जीवन प्लान कर सकते हो। अभी आप कितनी की SIP करते हैं? अराउंड अबाउट 50 लाख रुपीज पर एनम। तो आपको आपके लाइफ के किस पॉइंट पर एग्जैक्टली लगा कि अब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? फर्स्ट स्टेज मेरा 6 करोड़ था, स्टेज 2 25 करोड़ है। जब जेब से पैसा खर्च होता था, रियल कैश, तो ना फील आता था कि हाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, बट हाँ एप्स पे वी डोंट रियलाइज कि वी आर स्पेंडिंग दिस मच मनी। तो 76% ऑफ पीपल आर सेइंग उनको पता ही नहीं है, होशोबाजी नहीं है कितना पैसा कहाँ जा रहा है। कैसे बजटिंग प्लान करनी चाहिए, कैसे वेल्थ बिल्डिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए? जिस दिन आपने पहली बार अपना बजट बनाया ना, अपने आप पे इतनी शर्म आएगी जिसका हिसाब नहीं। जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था तो आप इतने अवेयर थे? आई एम डूइंग बजटिंग सिंस आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड। होम लोन है ना, वेल ट्रैप है। यू शुड बाय अ हाउस और रेंट अ हाउस। घर लेने के लिए चेकलिस्ट नहीं होनी चाहिए, घर लेने की औकात होनी चाहिए। वेलकम टू IND मनीज पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर संजय कथुरिया से। ही इज अ वेरी वेल नोन फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर। सो टुडे यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड। तो संजय जी, आपके हिसाब से व्हाट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? आर यू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट? तो यस, आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो इक्वेशन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। वो इक्वेशन ये, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू हैव, इट इज डिपेंडेंट अपॉन हाउ लो यू कैन लिव योर लाइफ इन। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो 2 करोड़ पे थैंक यू बोल देते हैं, क्योंकि उनका खर्चा ही बहुत कम है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो 200 करोड़ पे भी भागते रहते हैं। तो अभी पीछे एक बहुत अच्छी कहानी हुई थी कि ये एक कौन बनेगा करोड़पति पे एक नीरज सक्सेना करके कंटेस्टेंट आए। तो वो आए, वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीते। वो APJ अब्दुल कलाम जी के साथ काम कर चुके थे, वो डबल PhD ब्ला ब्ला ब्ला। ही सैट डाउन और उन्होंने खेलना चालू किया। उन्होंने 6,40,000 रुपए जीते। और अगला क्वेश्चन, उनके पास लाइफ लाइन्स थी, सब कुछ सही चल रहा था। तो जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आई वांट टू क्विट। तो सब शॉक्ड हो गए कि यार ये क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि मैं मेरे पास इनफ पैसा। उनकी लाइन थी कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, यानी कि जो मेरे पास है दैट्स इनफ। तो आपको आपके लाइफ के किस पॉइंट पर एग्जैक्टली लगा कि अब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? देखिए, मेरे माइंड में हमेशा एक नंबर था। मेरे माइंड में 2 नंबर्स थे कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कब होऊंगा और रिच कब होऊंगा। तो जो पहला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का नंबर था वो था 6 करोड़ रुपए का, कि जिस दिन मेरे पास 6 करोड़ का लिक्विड म्यूचुअल फंड्स और सिक्योरिटीज हो जाएंगे, कैश हो जाएगा, सब मिला मिलू के हो जाएगा, दैट डे आई विल कंसिडर। बिकॉज उसके बाद अगर 0.5% वाला रूल मैं लगाता हूं कि मैं आई कैन विड्रॉ 0.5% आउट ऑफ दैट, तो मेरे को 3 लाख रुपए, 3 लाख इज मोर देन इनफ फॉर मी टू लिव अ वेरी लग्जूरियस लाइफ इन इंडिया। और उसके बाद भी मुझे पता है कॉर्पस बढ़ता रहेगा, बिकॉज SWP मैंने बताया तो बहुत लेट है, पता तो मुझे बहुत टाइम से है। तो जैसे वो 6 करोड़ के नंबर के आसपास में हिट हुआ तो आई थिंक मैं चलो अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि मैंने काम करना बंद कर दिया। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब ये कि मैंने स्ट्रेस लेके काम करना बंद कर दिया। तो संजय जी, आपका एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम क्या है और ऑल्सो आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ पैसिव इनकम क्या है? एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। तो मैं कंटेंट से हम लोग कमा लेते हैं। यूट्यूब अर्निंग हो गई या किसी भी फॉर्म ऑफ ब्रांडिंग इंटीग्रेशंस हो गए। सेकंड हो गया कि आई डू लॉट ऑफ कंसल्टिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कंसल्टिंग करता हूँ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एंड इंडिविजुअल्स को भी मैं हेल्प करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग में, जर्नी में। तो ये 3 मेरे मेजर एक्टिव सोर्सेज हैं। पैसिव में मेरे कुछ ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड से मैंने कभी SWP अभी करनी चालू नहीं करी, दो मुझे पता था कि मैं करूंगा तो मेरे को प्रॉब्लम, मतलब आई कुड हैव डन दैट, बट मुझे जरूरत नहीं पड़ी अभी। तो जरूरत नहीं पड़ी तो मैंने चालू नहीं करी। और उसके अलावा पैसिव इनकम में कुछ जैसे हमने FDs रखी हैं या फिर हाई वैल्यू FDs रखी हुई हैं। इस तरीके से कुछ हैं चीज़ें जो मुझे पैसिव इनकम दे देती हैं। आपके लिए रिटायरमेंट के लिए एटलीस्ट कितना कॉर्पस होना जरूरी है और आप उसको कब तक अचीव करने का प्लान कर रहे हैं? एज आई सेड कि फर्स्ट स्टेज मेरा 6 करोड़ था और मेरा स्टेज 2 25 करोड़ है। तो जो 25 करोड़ का नंबर है वो मैं अगले 10 ईयर्स के आसपास हिट करना चाहता हूँ। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, आई फील इट्स नॉट अ हरक्यूलियन टास्क, बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। अभी आप कितनी की SIP करते हैं और आप कितने म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली होल्ड करते हैं? मेरी SIP है इस टाइम पे अराउंड अबाउट 50 लाख रुपीज पर एनम की, मतलब 4 लाख रुपीज पर मंथ की मेरी SIP होती है। और मेरे पास अराउंड अबाउट 7 to 8 म्यूचुअल फंड्स हैं। वो डिफरेंट गोल्स के लिए हैं। जैसे मेरे बेटे की एजुकेशन के लिए 3 म्यूचुअल फंड्स हैं। उसके बाद उसकी हायर एजुकेशन के लिए 3 म्यूचुअल फंड्स हैं। मेरी पर्सनल रिटायरमेंट आने की, मतलब जब मुझे SWP करनी होगी आगे जाके, उसके लिए कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं। तो अराउंड अबाउट 8 और म्यूचुअल फंड्स मैंने रखे हुए हैं। ओके, आपने किस एज में वेल्थ क्रिएशन पर फोकस किया? और मेरे जैसे जो न्यू कमर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, जो अभी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन या एडवाइस देना प्रेफर करेंगे? तो मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया था व्हेन आई वाज अराउंड अबाउट 22 ईयर्स ओल्ड। 22 साल की उम्र से मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया था। मैंने वेल्थ बिल्डिंग पे फोकस जो किया वो किया
जब मेरी एक SIP ने मुझे बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दिए थे, तो मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत मेहनत करके स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स नहीं कमाए जाते, मार्केट में लंबा समय निकाल के रिटर्न्स कमाए जाते हैं। क्योंकि कंपाउंडिंग का एक फॉर्मूला है जिसमें जिसे हम A=P/1+R/n कहते हैं। तो तीन इंग्रेडिएंट्स हैं इस पूरी ब्यूटीफुल डिश के। एक है आप कितना पैसा डालते हो, आप कितना रिटर्न्स कमाते हो और कितनी देर के लिए डालते हो। तो जो कितना पैसा कमाते हो वो मल्टीप्लिकेशन में है, पर कितनी देर के लिए डालते हो वो एक्सपोनेंशियल है। तो जैसे जैसे आप कंपाउंडिंग करते हो, पावर उसका ड्यूरेशन बढ़ाते हो, आपका कंपाउंडिंग का पावर बहुत तेज हो जाता है। तो मेरे को ये समझ आ गया था, तो मैंने बोला चलो इंस्टेड ऑफ टाइमिंग द मार्केट आई विल स्पेंड टाइम इन द मार्केट। यंगस्टर्स को देखो एडवाइस 2-3 है मेरी। पहली तो ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो इन्वेस्टमेंट्स में जैसे एक्टिव इनकम में सब लोग बोलते हैं जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा पैसा कमा लोगे। इन्वेस्टमेंट्स में वो टोटली उल्टा है। इन्वेस्टमेंट्स में आप जितना कम मेहनत करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। जैसे वॉरेन बफेट की बहुत प्यारी स्टोरी है। जब उन्होंने स्टार्ट किया था उन्होंने एक शेयर लिया था $114 का, ठीक है, और उस टाइम पे उनको नहीं पता था कि इसका क्या होगा। और तब वो ग्रेट डिप्रेशन आया, उसके बाद वर्ल्ड वॉर आई, वर्ल्ड वॉर 2 आ गई, उसके बाद ग्रोथ हुई, उसके बाद खराब टाइम आया, उसके बाद 80s में ब्लैक मंडे आया, उसके बाद फिर से आपका क्या कहते हैं 2008 आया, सब कुछ हुआ। और आज वो $114 का जो शेयर उन्होंने खरीदा था वो $4.5 लाख का है। $4.5 लाख, जनरेशनल वेल्थ। सो द पावर इज इन वेटिंग। अगर आप उनकी वेल्थ देखो, आज करीबन $150 बिलियन है पर्सनल, उसमें से पहला $1 बिलियन लाने में उनको 50 साल लगे थे, और अगला $149 बिलियन लाने में उनको 30 साल लगे। आज अगर आप उनका 10% भी पकड़ो कंपाउंडिंग रेट, तो 150 बिलियन का 10% 15 बिलियन होता है। उनको पहला 1 बिलियन लाने में 50 साल लगे थे। दैट मीन्स राउंड अबाउट 750 साल का काम अब वो 1 साल में करते हैं। सो कंपाउंडिंग इतना पावरफुल है ना कि लोगों को समझ ही नहीं आता कंपाउंडिंग हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। What is 8 + 8 + 8? It's 24. What is 8 × 8 × 8? टाइम लगा ना? हाँ, I can't. बस यही फर्क। लोग मैथ कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 8 + 8 + 8, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। That is compounding. दैट इज कंपाउंडिंग। तो ये सबसे पहली चीज मैं समझाना चाहूंगा यंगस्टर्स को कि द पावर ऑफ वेटिंग, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज अनथिंकेबल। आप सोच ही नहीं सकते, आपकी सोच के परे है। जब आप वो पावर को देखते हो, रियलाइज करते हो और विजुअलाइज करते हो, तो आप जनरेशनल वेल्थ बना सकते हो। लोग ना अपने सक्सेस स्टोरीज बहुत बताते हैं, ऐसे सक्सेस हुए, ये फॉर्मूला था वो, पर अपनी गलती को ही नहीं बताता। जब आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट की, तो ऐसे कौन से फेलियर थे जो आपको आज भी हेल्प कर रहे हैं आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में? आपको इन्वेस्टमेंट सीखना पड़ेगा, मतलब आपको बेसिक्स ऑफ फाइनेंस सीखना पड़ेगा। हर व्यक्ति को सीखना पड़ेगा। जैसे आज आपको AI सीखना है, उसी तरह फाइनेंस भी सीखना है। आई थिंक दिस इज वन बिग मिस्टेक विच एवरीबडी इज डूइंग। सब कुछ कर लेते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, बेसिक्स ऑफ बजटिंग नहीं करता कोई। सब लोग रोते आते हैं। अभी मैंने एक पोल रन किया अपने यूट्यूब पे कि UPI आने के बाद कितने लोगों का एक्सपेंस बढ़ गया जिसके बारे में उनको पता भी नहीं है। द आंसर वाज 76%। 76% लोगों ने यस किया उसको। आप सोच सकते हो करीबन 4-5 हजार वोट्स थे। तो 76% ऑफ पीपल आर सेइंग कि UPI आने के बाद उनको पता ही नहीं है, होशोबाजी नहीं है कितना पैसा कहां जा रहा है। वो मेरी मम्मी को बेचारी को पर्स में से पैसे निकालने पड़ते थे, 5 रुपए किसी को देने पड़ते थे, तो दर्द होता था कि जेब से पैसा जा रहा है। वो फील आता था। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा। नहीं, एक्चुअली आपने ना बहुत सही बात बोली कि जब जेब से पैसा खर्च होता था, रियल कैश, तो ना फील आता था कि हाँ पैसे खर्च हो रहे हैं। बट हाँ, एप्स पे वी डोंट रियलाइज कि वी आर स्पेंडिंग दिस मच मनी। आपकी बात से मेरे को रियलाइज हो रहा है कि आपको भी प्रॉब्लम आती है। यस, अ लॉट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी जर्नी में अभी आपके पास एक कॉर्पस है, राइट? ऐसी कौन सी मिस्टेक्स आपने अपने जर्नी के स्टार्टिंग में करी जो अगर आप नहीं करते तो आप यही कॉर्पस थोड़ा पहले अचीव कर लेते, लेट्स से 3 साल पहले, 4 साल पहले? ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो आप देखो, सबसे पहली मिस्टेक मैंने की थी, मैंने बहुतों पे ट्रस्ट कर लिया, लोगों पे। मेरा एक दोस्त आया, उसने बोला कि मैं तेरे लिए कुछ शेयर्स खरीदूंगा, हम तेरे को पैसा बना के दे देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने उस पर ट्रस्ट किया, मेरा 50,000 रुपया चला गया। दैट वाज इन 2011। फिर एक दोस्त आया, वो कॉलेज में साथ में पढ़ता था, बोलता है यार मैं एक ब्रोकरेज कंपनी ज्वाइन की है, तो वहां मेरा अकाउंट खुल जाएगा, हम लोग कमोडिटी में ट्रेड करेंगे। उसने क्रूड में ट्रेड लिया, 90,000 रुपए 80,000 रुपए मैंने उसको दिए थे, वो जीरो हो गए। मतलब जिस तरीके से फरारी 0 to 100 होती है 5 सेकंड में, उस तरह मेरा पैसा 90,000 to 0 हो गया 5 सेकंड में। और उसके बाद उसकी हिम्मत देखो, मुझसे फिर से पैसा मांग रहा था। तो एटलीस्ट मुझे अक्ल आ गई कि अब इसके बाद नहीं देना पैसा। और ये जो आजकल इंटरनेट स्कैम हो गया, आपको मैसेजेस आते हैं मैं दिन का आपको 10% बना के दे दूंगा, 20% बना के, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, ऐसे बहुत मैसेजेस फ्लोट करते हैं कि अगर आप 50,000 रुपए डालोगे तो दिन का 5,000 रुपया मिलेगा। आपको भी आते होंगे, मुझे भी आते, सबको आते। आई विल गिव यू अ क्वेश्चन। अगर आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया, 1 रुपया बोल रहा हूं, ठीक है,
और साल में 250 ट्रेडिंग डेज होते हैं, और आपका पैसा दिन का 10% रिटर्न कमा रहा है, ये तो 10% कमिट कर रहे हैं ना 50,000 पे 5,000, और वो कंपाउंड हो गया, तो आपको पता है वो एक साल बाद कितना हो जाएगा? एनी गेसेस कितना हो सकता है एक साल बाद? 30,000। ₹1 का 30,000, ₹1 का, मतलब मैं बहुत रफ गेस कर रहा हूँ। हाँ, ₹1 का 30,000 हो idea जाएगा। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, 1 लाख, और आगे चलते हैं, 3 लाख, और आगे चलते हैं, 5 लाख। ठीक है, बहुत अटेम्प्ट्स हो गया, बहुत दूर हो अभी। द आंसर इज 2,230 करोड़। यस, 2,230 करोड़ रुपए। अगर ₹1 बोला है मैंने, 1 लाख नहीं बोला, 1,000 नहीं बोला, 1 करोड़ नहीं बोला, ₹1 अगर आपका डेली 10% पे कंपाउंड हो गया फॉर 250 डेज, जितने ट्रेडिंग डेज होते हैं साल में, आपके पास एंड में 2,230 करोड़ रुपए होंगे। अगर वो इतना ही समझदार था तो आपसे पैसा क्यों ले रहा है? दिस इज ऑल फ्रॉड। ये किसी और पे डिपेंड करना कि वो मेरे को आके पैसा बना के दे, ये सब मोहताजी है, और ये होता ही नहीं है। जब वॉरेन बुफे ने 65 साल में 19.8% बनाया साल का कंपाउंडेड रिटर्न, ये कहां से बना देंगे दिन का 10%? इट्स नॉट जस्ट नॉट पॉसिबल। तो हमारे यहाँ ना कहावत है, जंगल में सुंदर लड़की चुड़ैल होती है। इसका मतलब होता है कि जब एक अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही हो ना, खराब है कुछ तो वो खराब होती है, क्योंकि जंगल में आपको सुंदर लड़की मिल नहीं सकती ना। मन है कुछ करने का, तो अपने कैपिटल का छोटा प्रोपोर्शन, 5%, 10% आप रिस्क कैपिटल लो, कि चलो भाई इससे मैं मस्ती कर लूंगा, मैं क्रिप्टो खरीद लूंगा, मैं पेनी स्टॉक्स खरीद लूंगा, मैं कोई ये सब कर लूंगा, थोड़ा बहुत FNO कर लूंगा। तो बात समझ आती है कि भाई ₹100 थे, ₹10 से कर लिया, ₹90 प्रोटेक्टेड है। जैसे अपन खाना खाते हैं ना, तो खाना खाएंगे तो अपन महीने में 90 मील्स खाते हैं, उसमें से 80 मील्स हम घर पे खाते हैं, 10 मील बाहर खाते हैं। जेंजी का उल्टा है आजकल। ठीक है, तो उनका हजमा खराब हो जाएगा, उनका पेट भी खराब होगा, उनके फाइनेंस भी खराब होंगे, उनके फाइनेंस का भी वही हाल है। 90% रादर शुड बी इन सेफ गुड इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। 10% से आप मस्ती कर सकते। अब हमारे यहाँ सबसे बड़े बिजनेसमैन ने 5,000 करोड़ डाल दिया शादी में। अब 5,000 करोड़ तुम्हारे लिए बड़ा है, उसके लिए तो नेटवर्क का कुछ भी पोर्शन नहीं है, और वो भी तुमसे 1.5 से आना है। वो उसमें ROI ड्रिवन काम करता है, उसमें उसने कितनी डील्स कर ली होंगी, क्या कर लिया, तुम्हें क्या पता। सही बात। सो माय पॉइंट इज वी हैव टू थिंक, वी कैन नॉट थिंक लाइक दिस। जो अमीर लोग होते हैं, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, जो साउंड होते हैं, वो अलग तरीके से सोचते हैं। दे आर ऑल ROI ड्रिवन, कि मुझे मिलेगा क्या, मैं डालूंगा क्या, मुझे मिलेगा क्या। वी डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस। हम आजकल मैं देख रहा हूं लोग 1-1 लाख रुपए का स्नीकर लेते हैं, स्नीकर के ऑक्शंस होते हैं। अरे जूता चप्पल मतलब गेटिंग ऑक्शन, बहुत अजीबोगरीब बात है यार। सो दीज आर सम मिस्टेक्स। मतलब मेरी मिस्टेक सबसे ज्यादा ये थी कि मैंने दूसरों पर निर्भर हुआ, पर जब मुझे रियलाइज हो गया कि ये सब धोखा देके जाएंगे, द मोमेंट यू गिव योर कैपिटल टू समवन, आप कभी किसी को अपना पैसा दो ना, तो आपके पैसे के साथ नहीं खेलता, आपके इमोशंस के साथ खेलता है। आज की जनरेशन एक्सपीरियंस को ज्यादा प्रेफरेंस देती है रादर देन सेविंग्स। तो लेट से मेरी एज का कोई अभी अपनी जॉब स्टार्ट कर रहा है, करियर स्टार्ट कर रहा है, 35 की सैलरी अराउंड है उसकी, तो उसको कैसे अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहिए, मतलब कैसे बजटिंग प्लान करनी चाहिए, कैसे वेल्थ बिल्डिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसके लिए कोई टिप्स? पहले तो आपने एक वर्ड यूज किया, एक्सपीरियंसेस। आई थिंक ये काफी अब्यूज्ड वर्ड हो गया है। देखिए, एक्सपीरियंसेस यस सबको लेने चाहिए, बट आपकी ना एक कॉन्शियस चॉइस होती है। यू वांट फ्रीडम ओवर लाइफस्टाइल और यू वांट लाइफस्टाइल ओवर फ्रीडम। तो ये पहले आपको चॉइस लेनी पड़ेगी। जब आप लाइफस्टाइल ओवर फ्रीडम लोगे तो यू विल बी अ स्लेव ऑल योर लाइफ। देखिए, मैं किसी व्यक्ति ने जॉब चालू किया, मैं उसको गलत नहीं मानता कि अब स्थिति नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, फैमिली शायद ऐसी नहीं होगी, बट अगर वो जिंदगी भर जॉब में रह गया तो मैं गलत मानता। दैट मीन्स उसने प्लान नहीं किया। एक जॉब में आपकी अवधि होनी चाहिए, एक X नंबर ऑफ ईयर्स होना चाहिए, जब आपको पता होना चाहिए इसके बाद मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। बिकॉज यू कैन नेवर बिकम रिच बाय बीइंग एन अर्नर, यू कैन बिकम रिच ओनली बाय बिकमिंग एन ओनर। अगर आप एक्सपीरियंसेस को भी रखते हैं तो बजट में रखिए। बजटिंग इज द बैकबोन ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी की आधार है वो। अगर आप बजटिंग सही कर लोगे, आपकी जिंदगी का 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बजटिंग में आपके की एलिमेंट्स क्या है? बजटिंग में आपके की एलिमेंट्स है, आपको ये पता करना है कि आपकी कॉस्ट फिक्स्ड कौन सी है, वेरिएबल कौन सी है, पीरियोडिक कौन सी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता होती है, आपकी रेंट है या फिर जो भी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, ये सब है, ये फिक्स्ड है इन नेचर। वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे आप इस महीने ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका 5,000 का पेट्रोल लग सकता है, अगले महीने 6,000 का लगता है, 4 लगता है, लगना जरूर है पर वेरिएबल। और पीरियोडिक है, जैसे दिवाली आ गई तो कुछ खर्चा हो जाएगा, कुछ शॉपिंग हो जाएगी, कुछ इंश्योरेंसेस के प्रीमियम साल में 3 बार या 4 बार या 1 बार देना होता है। सो दीज आर पीरियोडिक एक्सपेंसेस। तो इसका एक टेबल बना लीजिए, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज वेरिएबल, दिस इज पीरियोडिक। वंस यू हैव दैट, देन आपको ये चेक करना है कि इसमें से कौन सी कैटेगरी नीड है, कौन सी कैटेगरी वांट है, ये मुझे रियली चाहिए क्या, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरे एक फ्रेंड है जो करीबन 2.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, पर उनकी जो रेंट है वो करीबन 90,000 के आसपास है।
अब 2.5 लाख वाले के लिए ना 90,000 एक वायबल रेंट नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 2.5 लाख के लिए वायबल रेंट होता है कि 25 से 40 हजार के बीच में, अगर वो रहता है तो इट इज ओके। पर वो चॉइस है उनकी, उन्होंने 50,000 रुपए ज्यादा उधर डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मेरे को लैविश रहना है, मेरे को साउथ दिल्ली में रहना है, मेरे को ऐसी जगहों पे रहना है, ठीक है। बट दैट इज नॉट लॉजिकल। तो या तो वो, अगर वो ये वाला काम कर रहे हैं तो कहीं और से उनको अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, नहीं तो उनके पास गैप ही नहीं बचेगा। और जब तक आपके पास गैप नहीं बचेगा आपके इनकम और एक्सपेंसेस में, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। मैं देखता हूं लोग रात को 12-1 बजे बैठे, यार क्या करें, नींद नहीं आ रही, चल एक काम करते हैं, खाना मंगा लेते बाहर से कुछ मंगा लेते हैं। वो चला गया 500 रुपया। अब अगर आपने महीने में 10 बार ऐसे कर दिया तो चला गया 5,000 रुपया, साल में 60,000 रुपया, 60,000 रुपीज। यू कैन गो टू दुबई, हैव अ ग्रेट ट्रिप एंड कम बैक इन 60,000। तो दैट इज एक्सपीरियंस, वो खरीदो ना। सो पॉइंट इज कि जब आप ये यूजलेस चीजों पे कर्ब करोगे तो आप अपने रियल एक्सपीरियंसेस जो जीना चाहते हो वो आप कर सकोगे। एक व्यक्ति आया मेरे पास, 8 सिगरेट पीते हैं दिन की, 120 रुपए चला गया, महीने का 3,600 रुपए चला गया। तो उनको एक बाइक लेनी है, वो जो क्रूजर बाइक्स होती है वो लेनी है, वो आती है 1.5-2 लाख रुपए की। अब 1.5-2 लाख रुपए की बाइक लेने के लिए उनको करीबन 2,500-3 हजार का ईएमआई पड़ता है शायद अप्रोक्सीमेटली। वो रो रहे हैं मेरे को ईएमआई देने को पैसे नहीं है, दूसरी तरफ वो 4,000 रुपए की सिगरेट पी रहे हैं। सो पीपल वांट टू कंज्यूम एक्सपीरियंसेस, दे शुड कंज्यूम एक्सपीरियंसेस, बट कहीं तो कटौती करोगे ना, या अपनी इनकम इतनी ज्यादा कर लो कि फर्क ही ना पड़े। आप बना लो 5 लाख रुपए महीने, 4 लाख रुपए महीने, बट अभी आपकी इनकम नहीं है, आपने करियर स्टार्ट किया है, आप अपने एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ भी कूल लगना चाहते हो, तो कहीं तो कॉम्प्रोमाइज कर ही सकते हो यार। एटलीस्ट उसके बाद आप ये तय कर सकोगे कि आपको इसको जाना चाहिए कहां था, कि इधर नहीं जाना चाहिए था, इधर जाना चाहिए था। यू कैन करेक्ट। वो कहते हैं ना, यू कांट इंप्रूव व्हाट यू कांट मेजर। तो अगर आप उसको मेजर ही नहीं कर सकते तो आप उसको इंप्रूव नहीं कर सकते। सब लोगों को बोल रहा हूं, जिस दिन आपने पहली बार अपना बजट बनाया ना, अपने आप पे इतनी शर्म आएगी जिसका हिसाब नहीं। आपको लगेगा माय गॉड आई वाज लिविंग लाइक दिस। जॉब के स्टार्टिंग में, मतलब जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था तो आप इतने अवेयर थे? आई एम डूइंग बजटिंग सिंस आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, 11वीं से। दैट वाज ईयर 2001। मैं पर्ची लेता था, पेपर पे हाथ से डेट लिखता था, और 3-4 मेरे मेजर एक्सपेंसेस जो होते थे, जैसे कॉलेज जाना है तो ऑटो पे जाना है या बस पे जाना है, या फिर मैं कुछ खा रहा हूँ बाहर, या मेरी बुक्स आ रही हैं, ये सब मेरा मेजर्ड होता था। मेरे को मिलता था पैसा घर से, और मैं कुछ ट्यूशन्स पढ़ाता था, तो मेरे पास एक पैसा जमा होता था, उसी पैसे में मैं महीना निकालता था। उसके अलावा मैं कुछ मतलब करता नहीं था, और मेरे को पहले दिन से ही पता होता था मेरा कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। अच्छा, मुझे आपके बारे में एक फैक्ट पता चला है। जब आपने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया था तो आपने एक फंड में इन्वेस्ट किया था, और आप वो फंड लेके भूल गए थे, जो आपका फर्स्ट म्यूचुअल फंड था। राइट। मैंने जब जॉब ज्वाइन किया तो क्या होता है कि आपका वो सैलरी अकाउंट खुलता है, और सैलरी अकाउंट के साथ साथ ना बैंक वाले आपको प्रोडक्ट बेचने आ जाते हैं। तो मुझे एसआईपी के बारे में कुछ पता नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग, बट आई एम अ मैथमेटिशियन, मैं स्टैटिस्टिक्स ये सब में अच्छा था, सीएफए करी है। तो वो लोग आए मेरे पास और उन्होंने ये एसआईपी का कॉन्सेप्ट बताया। तो बोला ये तो यार हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। मुझे ऐसे पता था, एसआईपी एज ए वर्ड नहीं पता था। तो बोला ये तो बहुत अच्छा सिस्टम, चलो डालते हैं। तो मैंने आई थिंक 2-2 हजार रुपए की 2 एसआईपी स्टार्ट की थी, और उसमें से एक एसआईपी बंद हो गई, पता नहीं क्यों, वो सिस्टम में नैश नहीं लगा होगा, जो भी हुआ होगा। दूसरी चल रही थी। अब दूसरी चल रही थी तब ये एप्स वैप्स कुछ नहीं होती थी, और डायरेक्ट फंड्स भी नहीं होते थे, रेगुलर होते थे। तो कोई ना कोई ब्रोकर, जैसे हमारे केस में बैंक हो गया, तो मेरे पास कोई रिपोर्ट ही नहीं आ रही, मेरे को पता ही नहीं है, पैसा कट रहा है, सैलरी ठीक ठाक थी मेरी। बाय द सेकंड जॉब आई हैड 1 लाख रुपीज पर मंथ। तो अब 2,000 रुपए कटेगा तो आपको पता चलेगा नहीं, 1 लाख में। तो भूल ही गया, मतलब एकदम ही भूल गया पैसा कट रहा है। 3-4 साल बाद, 2013 में, 5 साल बाद, मैंने एक दिन बाय चांस, वो तब फिजिकल सर्टिफिकेट आता था, अकाउंट स्टेटमेंट आता था, तो ऐसे कहा चलो हाँ ये आया पे खोलते देखते हैं। तो मेरा पैसा डला 1,20,000 रुपए, और वैल्यू हो चुकी है 2.5 लाख रुपए। तो मैंने फटाफट अपना एक्सेल ओपन किया, मेरे को मॉडलिंग आती थी फाइनेंस में, तो डेटा डाला, सब कुछ डाला, तो देखा 19% का IRR है। और मैंने अपना बाकी पोर्टफोलियो, जो मेरे फादर स्टॉक्स में ट्रेड करते थे, तो मैंने वो देखा, वो तो घनचक्कर था, मतलब कुछ बना ही नहीं था उसमें, एफडी भी जितना रिटर्न भी नहीं बना था। मतलब ये बढ़िया सिस्टम है यार, दिमाग लगा नहीं, पैसा पता नहीं गया कि नहीं, और 19% रिटर्न बन गया, स्ट्रेस फ्री लाइफ एकदम। मतलब ये तो दिस वाज इजीएस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी। तो उसके बाद मैंने यही किया, फिर उसके बाद मैंने एसआईपी जम के चालू करी। आजकल ना एक मिक्स्ड अप कॉन्सेप्ट है कि बहुत लोग इस साइड हैं कि लोगों को बहुत रिसर्च होनी चाहिए, बहुत नॉलेज होनी चाहिए स्टॉक मार्केट की, एक शेयर की, एक स्टॉक की इन्वेस्ट करने से पहले। और दूसरी तरफ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आजकल ये भी बोलते हैं कि यू शुड फॉलो अ सिंपलर अप्रोच, कि बस डालो पैसा, छोड़ दो, ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। तो आप किस फेवर में? सेकंड। उसका रीजन है, देखिए, फर्स्ट चीज आप कर ही नहीं सकते, आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा, जो फाइनेंस के प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनके लिए हमेशा ये फेवर में रहेगा कि आपको ज्यादा ना आता हो, मतलब आप कॉम्प्लिकेटेड रहो। जितनी वो कॉम्प्लिकेटेड बातें करेंगे उतने वो स्मार्ट दिखेंगे, और इसीलिए उनका बिजनेस चलता है। पर मैंने देखा है, जिस आदमी ने पैसा बनाया
लंबे समय तक, उसने बाय एंड फॉरगेट ही किया। मैंने 17 ईयर्स की एनएससी की रिसर्च करी, निफ्टी की 17 ईयर्स, एवरी ट्रेडिंग डे, करीबन 4,500-4,500 ट्रेडिंग डेज थे। मैंने ये चेक किया कि मार्केट 2% से ज्यादा कितने दिन गिरी है, 2% से ज्यादा कितने दिन गिरी है। व्हाट इज योर एस्टिमेट, कितने दिन गिरी होगी? 4,000 प्लस डेज। आई अज्यूम 4,000 दिन में से आई अज्यूम 200 बार 200 बार गिरी होगी। आंसर इज अराउंड अबाउट 110-120। फिर भी आई एम क्लोज। हाँ, काफी लोग तो 500-600 बोल देते हैं। तो मार्केट्स तो कम बार इतनी बड़ी फॉल लेके आती हैं, ज्यादा बार तो वो आगे ही बढ़ रही है ना। पर ये क्या होता है कि हमारा माइंड डर जाता है, जैसे वो देखता है ना फॉल आ गया तो वो डर जाता है, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाता। सोशल मीडिया की वजह से मेरी जनरेशन को कंपाउंडिंग पता है, दिस इज कंपाउंडिंग, ये वो। पहले वाली जनरेशन को ना मोस्टली पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट कंपाउंडिंग। अब लेट से कोई 40 साल का एक आदमी है जिसको अभी कंपाउंडिंग के बारे में समझ में आया है और ही वांट टू स्टार्ट हिज इन्वेस्टमेंट जर्नी, लाइक रिफ्रेश हिज इन्वेस्टमेंट जर्नी, उसको आप क्या एडवाइस दोगे? मतलब हाउ शुड ही और शी एम टू स्टार्ट इट? इन्वेस्टमेंट्स विदाउट एनी गोल आर यूजलेस। सो इफ देयर इज समबडी हु इज 40 इयर्स, 40 साल का है, तो वो कह सकता है कि मैं 55 की उम्र तक आते आते रिटायर करना चाहता हूं या फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूं। आज मेरा एक्सपेंसेस 1 लाख है, तो जब मैं 55 हो जाऊंगा तो फॉर एग्जाम्पल मेरे एक्सपेंसेस 2.5 लाख हो जाएंगे। तो 2.5 लाख के हिसाब से आपके पास उस टाइम कितना पैसा होना चाहिए वो कैलकुलेट कर लो। फायर का कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अप्रोक्सीमेटली आपको 7-8 करोड़ रुपए चाहिए। तो 7-8 करोड़ रुपए अगर आपके पास है तो यू कैन रिटायर। अब 7-8 करोड़ आपको 15 साल में चाहिए, उस हिसाब से बैक वर्किंग कर लो कि आपको कितना एसआईपी करना है महीने का, उस पर एक एस्केलेशन लगा लो। उसके बाद 3-4 फंड्स आइडेंटिफाई कर लो जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, दैट्स इट, हो गया काम आपका। उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। तो अगर आप थोड़ी रिसर्च कर लो, समझ लो प्रोडक्ट को, किसी से एडवाइस ले लो यार, क्या प्रॉब्लम है? आपको नहीं आता है, आपको आज अगर हेल्थ के बारे में नहीं समझ आता तो आप किसी से एडवाइस ले लेते हो। इसी तरह फाइनेंशियल एडवाइस ले लो, जो रजिस्टर्ड एडवाइजर्स होते हैं उनसे आप बात कर लो। काफी म्यूचुअल फंड के एडवाइजर्स होते हैं, काफी स्टॉक्स के एडवाइजर्स होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं। यू कैन टॉक टू देम एंड दे विल हेल्प यू। भाई फाइनेंस की जर्नी है, ये आपका लाइफ डिफाइन करने वाला है आगे जाके, तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो देना चाहिए। मतलब आई पर्सनली थिंक कि अगर मुझे रिफ्रेश करना पड़े अपना करियर, आई विल गो इन फाइनेंस, आई विल चूज फाइनेंस। बेसिकली जब मैं कॉलेज में था तो मेरी मम्मी मेरे को बहुत बार बोलती थी कि एसआईपी स्टार्ट कर, हैबिट डाल एसआईपी की। मेरे को लगता था कि क्या मतलब कुछ तो बेकार की चीज़ है, फालतू में, इनको क्या ही पता, ये वो। और सैलरी आई, स्टार्टिंग थी, जोश था, बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए पैसे, ये वो। बट व्हेन आई जॉइंड आईएनडी मनी तो मैंने ना कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट समझा, एंड इट इज सो मैजिकल, कंपाउंडिंग इज सो मैजिकल, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग एसआईपी। माय सन इज 10 years old. आई गिव हिम 2,000 rupees ऑफ पॉकेट मनी कि तू 2,000 रुपए पॉकेट मनी ले। उसने बोला गिव मी 1,000 एंड इन्वेस्ट 1,000 ऑन माय बिहाफ इन निफ्टी 50। सोचो, मतलब मैं ऐसे माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। 1,000 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई कुछ नहीं। मैंने अलग से डाल के उसको दिखा दिया, देख तेरे नाम पे डाला है भाई, एसआईपी कर दिया, तू 1,000 रुपए तेरे ले ले, तेरे को जो करना है उसमें तू बजटिंग, उसमें भी वो बजटिंग करता है ना। पॉइंट इज कि अगर मैं इतनी यंग एज से उसमें वो हैबिट डाल दूंगा ना, तो ऑब्वियसली ही विल लर्न हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू बजट एंड दोस काइंड ऑफ थिंग। एक बार मैंने अपनी क्लास में एक एक्सरसाइज करी, मैं लगा एक काम करो, आपने जितनी चीजें आपने घर में देख लो, क्या क्या एक्सेसरीज हैं, कपड़े हैं, घड़ी है, जूते हैं, सब कुछ है, ठीक है। जस्ट डू अ स्मॉल एक्सरसाइज विच विल रिक्वायर 2 hours। अपने घर में जाओ, अपने घर में देखो आपने कौन सी चीज को पिछले 1 साल से छुआ भी नहीं है। कौन सी वो शर्ट है, कौन सी वो ट्राउजर है, कौन से वो जूते हैं, कौन सी वो घड़ी है, कौन सी वो एक्सेसरी है, कौन सा वो चश्मा है, कौन सा वो ग्लेयर्स है, जो आपने पिछले 1 साल से छुआ भी नहीं है। तो मेरे को बताना, अगर आपके पास 100 आइटम्स हैं तो वो कितने वर्थ की आइटम्स हैं। अगर 100 रुपए की आइटम्स हैं तो आपके पास कितने वर्थ की आइटम्स है जो आपने पिछले 1 साल से छुई नहीं है। इन गाइज केस दैट आंसर वाज 60%, इन गर्ल्स केस दैट आंसर वाज 85%। अब आप सोचो, एक व्यक्ति ने 60% आइटम्स ऐसी पकड़ी हुई हैं जिसको उसने 1 साल से छुआ भी नहीं है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो उसको यूज करेगा? तो वो तो डब्बा हो गई ना, वो पैसा तो रद्दी हो गया। तो आप क्या दिखाना चाहते हो कि मेरे पास 15 स्नीकर्स हैं और आप गरीब रह रहे हो, ईएमआईज पे रह रहे हो? अगर अपने बेसिक चीजें ठीक कर लो, फोमो वोमो से बच जाओ, ये सब चीजों से बच जाओ, यू लिव अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। तो हैबिट फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। और हैबिट से मेरे को एक चीज लगती है कि क्रेडिट कार्ड्स ने आजकल मतलब बहुत ज्यादा लीवे दे दिया है कि जस्ट बाय थिंग्स ऑन क्रेडिट एंड जस्ट पे ईएमआईज। 90% ऑफ कार्स इन इंडिया आर ऑन ईएमआई, एंड 90% कार्स जो ईएमआई पे है उसका 90% लोन है। आप समझ रहे हो? समझो अगर आज 1 लाख गाड़ियां हैं तो 90,000 गाड़ियां लोन पे, और वो 90,000 गाड़ियां अगर 90,000 करोड़ की हैं, फॉर जस्ट हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, तो उसमें से 81,000 करोड़ का लोन है। सो दिस इज द स्टेटस। ऑल फोन्स, आईफोन्स, अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% आईफोन्स आर ऑन ईएमआई। दिस इज वेरी स्केरी सिनेरियो। दिस इज जैसे अमेरिका वाला सिनेरियो है।
लोगों को लग रहा है हम अमेरिका वाली लाइफ इंडिया में जी सकते हैं, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अमेरिका में अगर आपका जॉब गया ना तो सरकार आपको वो कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता कहते हैं ना, वो सॉरी उसको वो कंपनसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन देता है। इंडिया में आपको नहीं मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन जिस दिन आप अनएम्प्लॉयड हो गए तो यू कैन नॉट ब्लाइंडली कॉपी व्हाट दे आर डूइंग। क्रेडिट कार्ड एग्जॉस्ट हो गया, पर्सनल लोन एग्जॉस्ट हो गया, दोस्तों से लोन लिया हुआ है, हर जगह से लोन ही लोन चल रहा है, पर लाइफस्टाइल हैबिट्स नहीं चेंज कर सकते। अभी आपने कार लोन के ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि डेट ट्रैप में हर कोई है कार्स के लिए, बट होम लोन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लोन। एक बहुत डिबेट है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे कि यू शुड बाय अ हाउस और शुड यू लाइक रेंट अ हाउस। तो इसके लिए आपके हिसाब से क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, क्या सही डिसीजन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू व्हाट केस? घर लेने के लिए चेकलिस्ट नहीं होनी चाहिए, घर लेने की औकात होनी चाहिए। सिंपल इक्वेशन है। अगर ये कार लोन, बाइक लोन, फोन लोन, अगर ये ना माउस ट्रैप है, होम लोन है ना व्हेल ट्रैप है। ये बेचारे तो आपको मुश्किल से 1 साल 2 साल के लिए ट्रैप करेंगे, होम लोन आपको 25 साल के लिए ट्रैप करेगा, विच इज योर प्रोडक्टिव लाइफ। 25 साल तो आपने पढ़ाई कर ली, 75 साल की जिंदगी है, तो 1/3 ऑफ योर लाइफ यू विल हैव टू पे होम लोन। होम लोन इज 3 to 4 times मोर एक्सपेंसिव देन रेंटल। और घर आपका अभी भी नहीं हुआ, घर तो बैंक का है, डॉक्यूमेंट आपका है, डॉक्यूमेंट इज लाइंग विद द बैंक। अगर आप 3 महीना ईएमआई नहीं दोगे तो आपको दे विल किक यू आउट ऑफ द हाउस। तो आप अभी भी रेंट पे ही हो, पर रेंट आप बैंक को दे रहे हो और जो बैंक है ज्यादा रेंट चार्ज करता है। पहली बात ये हो गई। और जो मैंने बात कही कि औकात होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको आज दिल्ली में, बैंगलोर में कहीं भी 2 बेडरूम, बॉम्बे में 2 बेडरूम लेना तो 1-1.5 करोड़ से नीचे का नहीं मिलेगा। तो 1.5 करोड़ के लिए पहले 30 लाख रुपए तो आपके पास अपनी जेब से देने के लिए होने चाहिए। 10% ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, 5% जीएसटी, 5% स्टैम्प ड्यूटी। तो 1.5 करोड़ के घर पे 15 लाख सरकार लेके चली जाएगी आपसे पोस्ट टैक्स इनकम में से। ठीक है। उसके बाद आपको लोन लेना है, और लोन लेने की किश्त आपकी, अगर समझो आपने 1 करोड़ 20 लाख का लोन लिया है, तो आपकी जो ईएमआई की वो आएगी करीबन 1 लाख रुपए, यानी आपकी इनकम होनी चाहिए 2 से 2.5 लाख रुपए। तो बता दो किसकी है, ले ले, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। 95% ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया लिव्स पेचेक टू पेचेक। माय फ्रेंड्स हु आर ड्रॉइंग मोर देन 5 लाख रुपीज पर मंथ सैलरी कैन नॉट थिंक ऑफ लीविंग देयर जॉब्स। वो छोड़ नहीं सकते अपना जॉब, क्योंकि अगले महीने घर की ईएमआई देनी है। व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब, मैं बॉम्बे में जिस घर में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मैंने जब अपना जॉब स्टार्ट किया, मैं वो घर अपनी इनकम छोड़ो, मैं लोन लेके भी नहीं ले सकता था। अगर मेरे को उतना लोन ही नहीं मिलता कि मैं अपना घर ले पाता जिस घर में मैं रह रहा था। आज वही घर मैं अपने पैसों से 4 बार ले सकता हूं। लोन आपका एक मेंटल फ्रीडम भी मेरे को लगता है। हाँ, वो गले में कुत्ते का पट्टा है, इट्स अ डॉग स्ट्रैप। अभी कुछ साल पहले 20 years बैक देयर वाज अ रियल एस्टेट बूम इन द मार्केट, राइट? उस समय ना सारी मेरे फादर जनरेशन, इनफैक्ट माय फादर, ही इन्वेस्टेड इन लैंड, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट एंड एवरीथिंग, बट सारे रियल एस्टेट, सारे लैंड्स आर नॉट गिविंग देम रिटर्न्स, है ना? अभी बहुत सारे लोग होंगे इंडिया में, आई एज्यूम, की जिनके पास लैंड होगा पर वो रिटर्न्स नहीं दे रहे। मेरे फादर ने एक लैंड में इन्वेस्ट किया था 2014 में, 13 या 14 में, मेरे चाचा जी के कहने पे। ही बॉट इट फॉर लेट्स से X lakhs, कुछ एक अमाउंट पे ली थी। आज उन्होंने बेची है X lakhs पे, मतलब 1 रुपए का भी अप्रिसिएशन नहीं। परसेंटेज 0। अच्छा, 0%। 0%, बस पैसे आ गए वापस। तो ये हो जाता है लाइफ में कभी कभी। एंड उस टाइम पे अगर उन्होंने म्यूचुअल फंड में डाला होता तो वही पैसा आज 5 गुना हो गया होता, 6 गुना हो गया होता। गोल्ड में भी डाला होता तो वो पैसा 3 गुना हो गया होता। पीटर लिंच एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, यू शुड नो व्हाट यू ओन एंड यू शुड नो व्हाई यू ओन इट। आप क्या खरीदते हो और क्यों खरीदते हो वो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग टिप पे जाते हैं, अरे देख देख यहाँ पे एयरपोर्ट आएगा, तू फटाफट ले ले, ठीक है, तू यहाँ पे कुछ कर ले, या मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना यार, मैंने बोल दिया, तू मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेगा क्या, देख मैं तेरे को बताता हूँ, डबल होगा, डबल होगा। दिस इज योर चॉइस। तुम क्या खरीद रहे हो और क्यों खरीद रहे हो पता तो करो ना यार। इतना बड़ा पैसा डाल रहे हो। आज हम अगर टमाटर खरीदने जाते हैं ना, तो टमाटर 80 रुपए किलो बोलते, तो अपन एक बार 70 रुपए किलो बोल ही देते हैं, क्या 10 रुपए कम कर, 10 रुपए कम कर। और यहां हम करोड़ों रुपए की जमीन खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, स्टॉक्स खरीद रहे हैं, और हमारे को बिल्कुल सवाल पूछना नहीं है किसी से, मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ बाइंग इज दिस। तो इसीलिए लोग रह जाते हैं पीछे कि उनका वेल्थ ग्रोथ नहीं होती। फर्स्ट ही शुड असेस कि आज जो मैं चीज लेके बैठा हूं वो आगे जाके क्या अप्रिसिएशन लेके आएगी। अगर उसमें अप्रिसिएशन होगी, उसकी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग क्या है। अगर मैं आज एक प्लॉट लेता हूं तो मुझे उसको फेंस कराना पड़ता है, गार्ड रखना पड़ता है, कि मुझे पता है कब्जा हो सकता है, मेरे जेब से जा सकता है, कल को मेरे को एक और लिटिगेशन में फाइट करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा कॉस्ट लग गया। तो यू शुड नो वेदर दैट लैंड हैज द पोटेंशियल टू रिवॉर्ड दैट कॉस्ट। आज अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड रखता हूं, 12-13 हजार की तनख्वाह दूंगा उसको, तो वो कॉस्ट लगेगी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का खंबा लगाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो वो तो कॉस्ट है। तो क्या आगे जाके 10 साल बाद ये कॉस्ट रिकवर भी होगी कि नहीं होगी।
तो ये सब चीजें आप असेस करो, सिट डाउन, रिलैक्स एंड जस्ट फर्स्ट आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस। लेट्स से बहुत सारे लोग ना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं आज सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन जैसे मार्केट में कुछ होता है या कुछ मतलब मल्टीपल रीजंस आर देयर कि कुछ लग्जरी बाय करनी है तो इन्वेस्टमेंट निकाल ली, उनको आप मतलब क्या टिप देना चाहोगे? उनको टिप में एक स्टोरी देना चाहूंगा। 2016 सितंबर मैंने एक फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, ठीक है, स्टार्टेड 30,000 अ मंथ इन दैट, और करता गया। February of 2020, 3.5 साल हो गए, मेरा रिटर्न्स 0 था, 0%। अभी कोविड आया नहीं है, अभी कोविड आएगा अगले महीने। February of 2020 माई रिटर्न्स वर 0%। मतलब इतने साल डाला, 0% रिटर्न्स है, जितना डाला था उतने का ही फंड है। कोविड आया, फंड 25% क्रैश कर गया 1.5 महीने के अंदर, 1.5-2 महीने के अंदर। 23 मार्च था ना जब वो क्रैश हुई थी, मार्केट 10% नीचे चली गई थी। अब इस टाइम तक ना सब लोग दुकान बंद करके चले, छोड़ो यार ये क्या फंस गए हम, ये पहले 0 था और उसके बाद अब 25% नीचे हो गया। मैंने नहीं रोका। टुडे उस फंड को करीबन 100 मंथ्स हो गए इन्वेस्ट करते हुए, तो करीबन 30 लाख रुपए मैं डाल चुका हूँ उस फंड में, और उस फंड की वैल्यू 82 लाख है। That is more than 2 times, almost 3 times of my investment। और ये कब हुआ है? पिछले 4-5 साल में। 27%। FD का इंटरेस्ट रेट होता है 7%, मुझे मिला 27%, क्योंकि मेरे में पेशेंस था, और जिसमें नहीं था उसके साथ क्या हुआ आप समझ सकते हो। एक्चुअली क्या है कि ये जो जेनजी है, ये पैदाइश है सारी 2020 के बाद की, मतलब दे गॉट एक्टिव आफ्टर 2020 इन द मार्केट्स। तो उनको ना अभी तक मार्केट्स में बुल रन दिखा है सिर्फ। जब 2019 में 3 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, आज 17 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं। वो 3 करोड़ डीमैट अकाउंट्स बनने में 100 साल लग गए, और अगले 14 करोड़ डीमैट अकाउंट्स बनने में 5 साल लगे। कंपाउंड हो गया डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट्स भी कंपाउंड हो गए। अब आप सोचो, ये जो 14 करोड़ लोग हैं, उन्होंने तो सिर्फ क्या देखा है, मार्केट्स ऊपर ही जाती है यार, नीचे आती नहीं है। अब देखो कैसे सबका सुपड़ा साफ होता है। पहला क्रैश देख रहे हैं, पहला क्रैश देखा भी रिसेंटली, जो मार्केट्स में थोड़े से ऊपर नीचे हुई है। हमारे लिए तो पार्ट ऑफ लाइफ है। आई हैव सीन 2008, आई वॉज इन मिड्स द मार्केट्स। मैं तो मार्केट्स के अंदर, तब तो मैं ट्रेड करता था। उसके बाद मैंने 2014 के बाद 3-4 साल मार्केट को फ्लैट देखा है, मैंने 2020 देखा है। तो हम तो खेले खिलाए, हमें पता है ये सब होगा और ये सब जाएंगे, और ये सब मुझे ही पैसा देके जाएंगे, बिकॉज मेरे में पेशेंस है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मेरे दिमाग में आई कि लेट से कोई ऐसा अभी अपनी जॉब में है जो 1,000 ही इन्वेस्ट कर सकता है SIP में, और वो सोच रहा है भी कि यार 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके क्या ही करूंगा। तो मतलब 3 फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपने बोला, एक तो टाइम, कितने लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, व्हाट अमाउंट आर यू इन्वेस्टिंग, एंड इन विच फंड आर यू, रिटर्न्स क्या है उसके। तो वो 1,000 रुपये से उसको उसी समय स्टार्ट करना चाहिए कि वेट करना चाहिए कि जब ज्यादा पैसा आएगा तभी इन्वेस्ट करूंगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के पास बहुत ही कम पैसे ना इन्वेस्ट करने को, तो उसको अपने ऊपर निवेश करना चाहिए। अगर वो कोई कोर्स कर ले, देखिए आज किसी की तनख्वाह 25,000 है, अगर वो एक कोर्स कर लेता है, उसकी तनख्वाह अगले साल 50,000 हो सकती है। उसकी 1,000 रुपए की इन्वेस्टेड SIP 2,000 रुपए की नहीं होगी अगले साल तक, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो आज पहला इन्वेस्टमेंट इधर करो, इसके रिटर्न्स मल्टीफोल्ड है। जब आपके पास थोड़ा कॉर्पस थोड़ा बढ़ जाए आपकी सैलरी, आप SIP करो, किसने मना? बिकॉज द बेस्ट रिटर्न्स इज ऑन योर ओन सेल्फ, उससे अच्छा कोई रिटर्न्स नहीं मिलता। तो एक चीज अज्यूम करते हैं, लेट से आपको जितनी नॉलेज अभी है उतनी ही नॉलेज 15 साल पहले, अच्छा 20 साल पहले, एक एक्स नंबर आपके करियर स्टार्ट करते टाइम है, ठीक है। पहले आपने इंजीनियरिंग करी थी, हाँ, फिर आपने MBA इन फाइनेंस किया, अब आपने इंजीनियरिंग कर ली, अब आप इस मोमेंट पे वापस से MBA फाइनेंस ही करते हैं कुछ और? आप नहीं, मैं MBA फाइनेंस नहीं करता। क्या करते हैं आप? CFA करता। ओ, सिर्फ CFA करता। MBA फाइनेंस प्लस CFA नहीं करता, सिर्फ CFA करता। वो टाइम बचा लेते। देखिए, मैं आज है ना, एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, यंग है, उनकी कंपनी टेक कंपनी है और लिस्टेड है। उन्होंने एक जॉब ओपनिंग डाल दी, और उन्होंने जॉब ओपनिंग में बहुत जबरदस्त चीज लिखी, मतलब सल्यूट टू हिम। उन्होंने कहा, मैं सैलरी दूंगा नहीं, आपसे 20 लाख लूंगा, आपको 20 लाख देना है। अगेन ये भी कमेंट में गेस कर सकते हो आप कि किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो वायरल हो चुके हैं। 20 लाख देना है, और अगले 1 साल तक आप मेरे साथ काम करोगे, ये 20 लाख रुपए चैरिटी में जाएंगे। और अगर आप मुझे जम गए, और वो अपने साथ काम कराएंगे उनके ऑफिस में डायरेक्ट, यू विल बी वर्किंग विद द फाउंडर। अगर आप मुझे जम गए तो आप इस रोल के लिए कंफर्म हो जाओगे, जिसमें आपको 50 लाख से ऊपर की तनख्वाह मिलेगी। अगर मैं आज 22 साल का होता तो मैं कूद के जाता उधर। मेरे को आपसे अभी एक ऑडियंस आस्क क्वेश्चन पूछना है। लेट्स से कोई अगर SIP कर रहा है ऑन डिप्स, सिर्फ ऑन डिप्स, और कोई नॉर्मल SIP कर रहा है और ट्रैक नहीं कर रहा मार्केट के डिप्स को,
तो वो फोमो होना चाहिए क्या कि उसको भी ट्रैक करना चाहिए डिप्स को, ऐसा कुछ? आपको पहले अपना स्वभाव जानना चाहिए, व्हाट यू आर, योर ओन कैरेक्टरिस्टिक। तो मैं ना इंसान को जनरली इन्वेस्टर को खासकर दो पार्ट्स में बांट देता हूं। एक होता है गोल्फर, एक होता है बॉक्सर। ठीक है, तो बॉक्सर क्या होता है, वो रिंग में घुसता है और उसको 2 मिनट में मैच खेलना है और अपने आप को नॉकआउट पंच से बचाना है। तो जनरली जो एक्टिव ट्रेडर्स या एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं वो बॉक्सिंग कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, कि बॉक्सिंग कर रहे हैं वो। एक होता है गोल्फर। गोल्फर को क्या होता है, बहुत आराम से चिल मार के पहला शॉट मारने में आधा घंटा 1 घंटा जितना लेना है ले ले, 3 शॉट मारने मिलते हैं उसको, पहला शॉट उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बहुत टाइम लेके खेलता है वो। तो पहले ना आपको अपना स्वभाव जानना है, क्या आप उतने एक्टिव रह सकते हो? अगर रह सकते हो बहुत अच्छी बात है, सिप ऑन डिप इज अ गुड स्ट्रेटजी, इट विल गिव यू एक्स्ट्रा। मैंने इसका भी एनालिसिस किया हुआ है कि 17-18 साल में आपको एक्स्ट्रा 1 to 1.5% पर एनम का रिटर्न मिलता है, पर जो 17-18 साल में बहुत बड़ा फर्क दे देता है आपको इन्वेस्टमेंट पे। तो बिल्कुल फर्क पड़ता है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। बट आप क्या, उसका नेचर है आपका। सो फॉर एग्जाम्पल मैं सिप ऑन डिप करता हूं, तो मैं रोज 3:15 बजे एक बार मार्केट्स को देख लेता हूं और मैं उस टाइम पे मैंने एक रूल बनाया हुआ है, उस रूल के हिसाब से इन्वेस्ट कर देता हूं, कुछ ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर देता हूं। पर अगर आप जॉब कर रहे हो, आप 3:15 बजे मीटिंग में बैठे हुए हो, आप नहीं कर सकते, आप एक काम का स्ट्रेस है, आप नहीं ये सब कर पा रहे, तो लीव इट, डोंट हैव एनी फोमो। 1% से आपकी जिंदगी नहीं बदल जाएगी। तो आप आराम से अपनी एसआईपीज करो, जब जा रहा है पैसा तब जाने दो। हाँ, एसआईपीज में आप ये कर सकते हो कि अगर आप समझो 4 फंड में एसआईपी कर रहे हो तो महीने के 4 बार करो। फॉर एग्जांपल सब कुछ 21 तारीख को मत कर दो, कुछ 7 को कर दो, कुछ 14 को कर दो, कुछ 21 को कर दो, कुछ 28 को कर दो, जो भी अवेलेबल डेट्स होती हैं उसमें थोड़ा स्प्रेड आउट कर दो, तो आपको मार्केट के डिफरेंट पॉइंट्स पे इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी डिफरेंट फंड्स में। तो एसआईपी को थोड़ा स्प्रेड आउट कर दो इंस्टेड ऑफ पुटिंग एवरीथिंग ऑन वन डे। तो इससे आप थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं कर रहा, थोड़ा सा बेटर हो सकते हो। बट अगर आप सिप ऑन डिप नहीं कर पा रहे तो डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग फोमो, इतना स्ट्रेस मत लो। मोर पावरफुल देन SIP, समथिंग नोन एज SWP। ये आपने एक रील में कहा था और वो रील बहुत वायरल हुई थी। तो क्या सच में SWP उतना पावरफुल है या फिर? देखो, मेरे को तो काफी लोग बोलते हैं आप SWP के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हो, बिकॉज मेरी वो रील इतनी वायरल हुई है मेरे प्लेटफॉर्म पे, मेरे इंस्टाग्राम पे वो 13-14 मिलियन चली गई। और मेरे को लगता है अक्रॉस बोर्ड वो करीबन 200-300 प्लेटफॉर्म्स ने उस रील को एज इट इज काट के डाल दिया। और कुछ यूट्यूबर्स ने उसको ओपनिंग वीडियो बना के अपनी वीडियो पे कमेंट्स दिए कि मैंने सही बोला है, गलत बोला है, कुछ फैक्टर्स नहीं किए, कुछ नहीं किए। अब मैं ना, हर चीज पे डिबेट होता है और हर चीज पे कुछ करेक्ट ओपिनियंस होते हैं, कुछ काउंटर ओपिनियंस होते हैं, सब कुछ होता है। मैं आपको एक लाइव केस स्टडी देता हूं। मेरे एक अंकल है, मेरे फ्रेंड के फादर हैं। ही रिटायर्ड इन द ईयर 2014, आई थिंक लेट 2014 में रिटायर हुआ। उन्होंने ना 1 करोड़ का कॉर्पस बनाया था। उस 1 करोड़ के कॉर्पस को उन्होंने एक म्यूचुअल फंड में डाला एंड ही गॉट समवेयर अराउंड 95,000 यूनिट्स बिकॉज ऑफ दैट 1 करोड़ रुपी। उन्होंने ये डिसाइड किया मैं इसमें से 50,000 रुपए महीना निकालूंगा, 50,000 रुपए महीना निकालूंगा और एवरी ईयर इसको 7% बढ़ा दूंगा और बचा हुआ जब तक खा पाऊंगा तब तक खाऊंगा, देखा जाएगा। ठीक है, ही रिटायर्ड तो वो 60 के हो चुके थे। अब 2013-14 के बाद ना मार्केट्स ने हर चीज देख लिया है। मार्केट्स ने साइडवेज मूवमेंट देख लिया है, मार्केट्स ने क्रैश देख लिया है, मार्केट्स ने अपटिक देख लिया है, सब कुछ देख लिया है। इट्स अ 10 ईयर साइकिल। नाउ लेट मी टेल यू रियल लाइफ डेटा। 50,000 रुपए निकालना चालू किया उन्होंने, हर साल 7% बढ़ाया, 1 करोड़ का ओपनिंग कॉर्पस था। दिस इज द मैथ। टिल टुडे ही हैज विड्रॉन 80 लाख रुपीज फ्रॉम द कॉर्पस। 10 साल हो चुके हैं, 80 लाख रुपए वो निकाल चुके हैं उसमें से। 80 लाख रुपए निकालने के बाद आज के दिन वो उसमें 1 लाख रुपए महीना निकाल रहे हैं। टुडे ही इज विड्रॉइंग 1 लाख रुपीज अ मंथ फ्रॉम दैट कॉर्पस। एंड एनी गेसेस व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉर्पस? 2.75 करोड़। 1 करोड़ का कॉर्पस था, 80 लाख रुपए निकाल चुके हैं, 1 लाख रुपीज पर मंथ निकाल रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड हर साल वो 7% बढ़ेगा और बचा हुआ जो यूनिट्स है वो 2.75 करोड़ के। अब क्या आर्ग्यूमेंट करोगे आप मेरे साथ? इसमें एक्चुअल केस है, लाइव, रियल। तो SWP इज वेरी 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 पावरफुल। पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। इससे आप अपना जीवन प्लान कर सकते हो। पर सर इन सब के बीच में ना एक बहुत बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, बहुत सारे लोग हैं अभी जो अपने वेल्थ जनरेशन के पीरियड में इन्फ्लेशन को कैलकुलेट ही नहीं करते। तो आपके हिसाब से वेल्थ जनरेशन पे इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है, कैसे उसको मेजर करना चाहिए, कैसे उसको काउंटर करना चाहिए? देखो, मैंने जैसे बताया, मेरे फ्रेंड के फादर ने क्या किया, 50,000 रुपए से स्टार्ट किया, हर साल 7% बढ़ा है। 7% इन्फ्लेशन होती है अप्रोक्सीमेटली। तो आज वो आराम से बैठे हुए हैं। ही इज ड्रॉइंग 1 लाख टुडे। इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग उन्होंने 50,000 से स्टार्ट किया था आज भी 50,000 ड्रॉ कर रहे हैं। 50,000 से स्टार्ट किया, आज 1 लाख रुपए ड्रॉ कर रहे हैं, 10 साल बाद 2 लाख रुपए ड्रॉ कर रहे होंगे और फिर भी ये कॉर्पस डबल हो रहा होगा।
तो SWP गिव्स यू दैट लीवे. अच्छा, SWP को और सेव करना है तो सेव फंड्स के थ्रू SWP कर लो. बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को सेव करने के, बहुत सारे तरीके हैं. तो सर फाइनली मतलब इट वाज एन अमेजिंग सेशन. जेनजीज के लिए तो स्पेशली ये बहुत अमेजिंग रहा. बहुत सारे लर्निंग्स यहाँ पर मिले, हाउ टू मैनेज देयर एक्सपेंसेस एंड हाउ टू क्रिएट अ वेल्थ. पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वी रियलाइज्ड इज. सो थैंक यू सो मच. Thank you so much for inviting me. Thank you. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.